नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको आपको ढंग से समझना है। मास m1 मूव्स ऑन ए स्लोप मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल एंड इज अटैच्ड टू ए मास m2 बाई ए स्ट्रिंग पासिंग ओवर ए फ्रिक्शनलेस पुली एज शोन इन अ फिगर। ठीक है, एक मास है m1, वो एक स्लोप पे रखा हुआ है, एक स्लोप है जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा। ये एंगल कितना दिया, ये एंगल दिया थीटा। ये मास कितना दिया, ये मास दिया है m1। ठीक, और इस मास m1 को अटैच किया गया है एक स्ट्रिंग के थ्रू, जो कि एक फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से पास करती है स्ट्रिंग, और वो किससे कनेक्ट है, मास m2 से। ये जो मास है, ये मास है आपका m2। ठीक, ये जो ब्लॉक हैंग कर रहा है, ये जो ब्लॉक है, ये मास दिया है आपको m2। ठीक, पुली जो है फ्रिक्शनलेस है। द कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन m1 एंड द स्लोपिंग सरफेस इज म्यू। यहाँ पे जो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू है। m1 और ये जो इंक्लाइंड सरफेस है, इसके बीच में जो फ्रिक्शन कॉफिशिएंट दिया है वो दिया आपको म्यू। ठीक, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ठीक, कुछ इनइक्वलिटीज़ दी हैं, m1 ग्रेटर देन m2 ग्रेटर देन m1 साइन थीटा, या m2 ग्रेटर देन m1 साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, लेकिन इन सब में जो कॉमन है वो ये है, द बॉडी विल मूव अप द प्लेन, द बॉडी विल मूव अप द प्लेन, द बॉडी विल मूव अप द प्लेन, द बॉडी विल मूव डाउन द प्लेन। मतलब आपको इनइक्वलिटी फाइंड करनी है कि कब ये m1 अप द प्लेन मूव करेगा और कब ये m1 डाउन द प्लेन मूव करेगा। ठीक है, आपको वो कंडीशंस फाइंड करनी है, जिन कंडीशन में क्या कंडीशन होगी तब m1 अप द प्लेन मूव करेगा, क्या कंडीशन होगी तब m1 डाउन द प्लेन मूव करेगा। ठीक, तो एक एक करके सॉल्व करेंगे। पहले अगर हम डाउन द प्लेन का देखें कि कब m1 डाउन द प्लेन मूव करेगा। ठीक है, तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं डाउन द प्लेन। ठीक, तो ये मान लिया इंक्लाइन प्लेन है, ये मान लिया आपका इंक्लाइन प्लेन है, और ये मान लिया आपका m1 है। ठीक, ये ब्लॉक क्या है, m1। यहाँ से क्या कनेक्ट होगी, स्ट्रिंग। ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग आगे पुली है, स्मूथ पुली। तो ये स्ट्रिंग इस पुली के ऊपर से ये नीचे हैंग कर रही है। ये मास कितना दिया, ये मास दिया आपको m2। ठीक, तो हम वो इक्वेशन लिखेंगे, वो कंडीशन लिखेंगे जिस कंडीशन में m1 जस्ट ऊपर मूव करना शुरू करने वाला होगा। ठीक है, m1 की जो स्टेट है वो एक इम्पेंडिंग स्टेट है, वो जस्ट मूव करना शुरू करने वाला है, जस्ट इक्विलिब्रियम में है। अगर थोड़ा सा और हम इसको इंक्रीज या डिक्रीज करें तो ये कहाँ मूव करेगा, अभी हम क्या देख रहे हैं, डाउन द प्लेन, तो वो कहाँ मूव करने वाला होगा, डाउन द प्लेन। ठीक है, तो हम डाउन द प्लेन की कंडीशन देख रहे हैं कि इसकी जो स्टेट है वो इम्पेंडिंग स्टेट है, जस्ट मूव करने वाला है। तो वो हम निकालेंगे क्या कंडीशन होगी जब ये जस्ट डाउन द प्लेन मूव करने वाला होगा। ठीक है, तो अगर हम फोर्सेस दिखाएं तो अगर इसका जो इंक्लाइन का एंगल अगर ये थीटा है तो आपको mg के कंपोनेंट्स ब्रेक करने आ ही गए होंगे। इस तरफ जो होता है अलोंग द प्लेन जो होता है वो होता है m1g साइन थीटा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन जो होता है वो होगा m1g कॉस थीटा कंपोनेंट। सरफेस से लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, n कह देते हैं इसको। और अगर ये डाउन द प्लेन इसकी कंडीशन है मूव करने की, तो डेफिनेटली फ्रिक्शन फोर्स अप द प्लेन लग रहा होगा। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, और अगर ये प्लेन पे नीचे की तरफ मूव करने की कंडीशन में है तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग रहा होगा, ऊपर की डायरेक्शन में, Fr कह देते हैं इसको। स्ट्रिंग में क्या और होगा, टेंशन। ये टेंशन स्ट्रिंग के थ्रू होता हुआ यहाँ पे भी लग रहा होगा, और m2 का जो वेट है वो डाउनवर्ड लग रहा होगा, क्या, m2g। ठीक, तो अगर अब हम इक्वेशन लिखें इसकी, आपको इसको ढंग से देखना है, तो क्या क्या इक्वेशन बनेंगी। m1g साइन थीटा जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा ऊपर लगने वाला फोर्स, एक तो टेंशन है प्लस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कितना होगा, अगर ये जस्ट मूव करने वाला है इसका मतलब फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे लग रहा होगा। ठीक है, अगर हम इस तरफ का फोर्स थोड़ा सा और इंक्रीज करें तो ये नीचे की तरफ स्लाइड करना शुरू कर देगा, तो फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे लग रहा होगा। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, म्यू इंटू एन, और n जो है वो किसके बराबर है, m1g साइन थीटा के बराबर। तो फ्रिक्शन की मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, मैक्सिमम वैल्यू म्यू इंटू एन, और n क्या है, n है m1g कॉस थीटा, साइन थीटा नहीं है वो क्या है, कॉस थीटा, m1g कॉस थीटा। क्लियर, तो
एक इक्वेशन ये बन गई। दूसरी इक्वेशन अगर हम देखें यहाँ पे टेंशन की, तो टेंशन किसको बैलेंस कर रहा होगा, M2G को। तो टेंशन की जगह डायरेक्ट आप पुट कर सकते हो M2G, तो यहाँ पे मैं टेंशन की जगह डायरेक्ट पुट कर देता हूँ क्या, M2G। ठीक, क्लियर है ये, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन गई, इसमें कुछ कैंसिल कर लेते हैं, ये जी और ये जी कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरफ क्या इक्वेशन बनेगी, ये बनेगी इक्वेशन M1 साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, M2 प्लस म्यू M1 कॉस थीटा। अब आप एक चीज़ बताओ, ये तो मैंने इम्पेंडिंग स्टेट की इक्वेशन लिखी है, अगर आप चाहते हो ये नीचे की तरफ जस्ट स्लाइड करना शुरू कर दे, तो ये वाला जो कंपोनेंट था, ये जो नीचे की तरफ लगने वाला कंपोनेंट था M1G साइन थीटा, ये टेंशन ऑफ फ्रिक्शन से ज़्यादा होगा। अगर ये टेंशन ऑफ फ्रिक्शन से ज़्यादा हो जाए, टेंशन ऑफ फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से अगर ये ज़्यादा हो जाए, तो डेफिनेटली ब्लॉक ये डाउन द प्लेन स्लाइड करना शुरू कर देगा। तो अगर इसको मैं इनइक्वलिटी में कन्वर्ट करूँ, अगर मैं ये चाहता हूँ कि वो ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड करे, तो डेफिनेटली इक्वलिटी की जगह हम क्या लगा देंगे, ग्रेटर देन, यानी M1G साइन थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन T प्लस म्यू M1G कॉस थीटा। ये क्या है, फ्रिक्शन फोर्स, तो वो डाउन द प्लेन स्लाइड करना शुरू करेगा। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, ग्रेटर देन। ठीक, अगर हम इसको इस तरफ ले आएँ तो M1 कॉमन आ जाएगा आपका, क्या बन जाएगा, अंदर बन जाएगा साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, और इस तरफ क्या है, ग्रेटर देन M2। या इसको उल्टा करके लिख सकते हैं, M2 इज लेस देन M1 टाइम्स साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। तो ये वो कंडीशन है जिस कंडीशन में M1 का ब्लॉक डाउन द इंक्लाइन प्लेन स्लाइड करना शुरू कर देगा। अगर यहाँ इक्वलिटी आएगी तो वो जस्ट स्लाइड करना शुरू करने वाला होगा, इम्पेंडिंग स्टेट में होगा, जैसे ही ये लेस देन हो जाएगा तो वो स्लाइड करना शुरू कर देगा। तो कौन सी कंडीशन आएगी, M2 लेस देन M1, ये डी पार्ट है, तो डी ऑप्शन तो आपका करेक्ट हो गया डाउन द प्लेन का। अब इसी तरह से हम क्या फाइंड करेंगे, अप द प्लेन। ठीक, तो देखते जाओ आप, हम फिर से वही डायग्राम बनाएंगे, सब कुछ वैसे का वैसे ही होगा। थोड़ा रफ स्केच बनाते हैं। यहाँ पे ये स्ट्रिंग है, ये एक पुली के ऊपर से पास कर रही है, ये पुली है आपकी, वो पुली के ऊपर से पास कर रही है, और एक ब्लॉक यहाँ पे हैंग कर रही है। ये ब्लॉक क्या था आपका, M2। फिर से वही सारे फोर्सेस, इस पर टेंशन T, इसका वेट M2G नीचे की तरफ। और अब हम क्या कंडीशन लगा रहे हैं, हम वो कंडीशन फाइंड करेंगे जिस कंडीशन में ये जस्ट ऊपर की तरफ मूव करने वाला है, अभी कर नहीं रहा है, जस्ट मूव करने वाला है। तो जब ऊपर की तरफ मूव करने वाला होगा तो डेफिनेटली फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग रहा होगा, नीचे की तरफ, ये आपका फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। बाकी और कौन कौन से फोर्स लगेंगे, इस तरफ लगेगा आपका M1G का कंपोनेंट M1G साइन थीटा, इस तरफ लगने वाला है आपका कॉस थीटा कंपोनेंट M1G कॉस थीटा, यहाँ से लगने वाला है नॉर्मल रिएक्शन। इतने सारे फोर्सेस लगने वाले हैं। तो अब इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी T इज इक्वल टू, अगर इस M1 की इक्वेशन बनाए, T इज इक्वल टू फ्रिक्शन प्लस M1G साइन थीटा, M1G साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन। और ये जस्ट मूव करने वाला, तो फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे लग रहा होगा। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, म्यू इंटू एन। एन किसके बराबर है, M1G कॉस थीटा के बराबर। तो म्यू इंटू एन, एन किसके बराबर है, M1G कॉस थीटा के बराबर। तो ये इक्वेशन बन गई है आपकी। ठीक, इम्पेंडिंग स्टेट। अगर आप चाहते हो ये अप द प्लेन मूव करना स्टार्ट कर ही दे, तो वो तब होगा जब टेंशन क्या होगा, ग्रेटर देन हो जाए। अगर टेंशन आपका स्ट्रिंग में लगने वाला टेंशन M1G साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन से अगर ज़्यादा हो जाएगा, तो ये डेफिनेटली ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। तो T इज ग्रेटर देन M1G साइन थीटा प्लस म्यू M1G कॉस थीटा। अच्छा, टेंशन अगर हम यहाँ देखें तो T किसके बराबर होगा, M2G के बराबर। तो T की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, M2G। बेसिकली अगर हम इक्वलिटी की इक्वेशन बनाएं तो ढंग से समझना, अगर ये ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव कर रहा होगा तो डेफिनेटली ये वाला ब्लॉक कहाँ मूव कर रहा होगा, नीचे की तरफ। नीचे की तरफ मूव कर रहा होगा, इसका मतलब M2G जो होगा वो डेफिनेटली T से क्या होगा, ज़्यादा। ठीक, और T किससे ज़्यादा है, T किससे ज़्यादा है, T आपका M1, अगर हम कॉमन ले लें, M1G कॉमन ले लें, तो ये साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा से ज़्यादा है। ढंग से देखते जाना। ठीक है, M2G किससे ज़्यादा होगा, T से ज़्यादा होगा। टेंशन किससे ज़्यादा होगा, इस पूरे फैक्टर से ज़्यादा होगा।
M2G T से इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये वाला ब्लॉक का मूव करेगा नीचे की तरफ, जब ये नीचे मूव करेगा तो डेफिनेटली M2G की वैल्यू T से क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो अगर हम T बीच में हटा दें, M2G T से ज़्यादा है, T इससे ज़्यादा है, तो डेफिनेटली M2G इससे ज़्यादा तो होगा ही होगा। ठीक है, ये कुछ इस तरह की इक्वेशन बन गई, A इज़ ग्रेटर देन B एंड B इज़ ग्रेटर देन C। तो यहाँ से ये तो हम इम्प्लाई कर ही सकते हैं कि A इज़ ग्रेटर देन C। ठीक, तो यहाँ से क्या इक्वेशन बन जाएगी, M2G इज़ ग्रेटर देन M1G साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। तो ये G से G कैंसिल, तो क्या इनइक्वलिटी बन गई, M2 इज ग्रेटर देन M1 साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मिलेगा, M2 इज ग्रेटर देन M1 साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, द बॉडी विल मूव अप द प्लेन। तो इसमें ऑप्शन कौन सा ऑप्शन और ठीक हो जाएगा, बी पार्ट। तो इसके दो ऑप्शन ठीक हैं, एक बी पार्ट ठीक है अप द प्लेन मूव के लिए, और डी पार्ट ठीक है आपका डाउन द प्लेन मूवमेंट के लिए। क्लियर। इसमें किस फोर्स ने डायरेक्शन बदली है, जब अप द प्लेन मूवमेंट हो रहा है तो फ्रिक्शन नीचे डाउन द प्लेन लग रहा है, जब डाउन द प्लेन मूवमेंट हो रहा है तो फ्रिक्शन अप द प्लेन लग रहा है। ठीक है, तो फ्रिक्शन क्या होता है आपका, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। जिस डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन होने की टेंडेंसी हो रही हो, या जिस डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन हो रहा हो, उसके अपोजिशन में क्या लगता है आपका, फ्रिक्शन फोर्स लगता है। टेंडेंसी हो तब भी फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, और एक्चुअल में हो रहा हो तब भी फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। जब टेंडेंसी होती है मूवमेंट की, एक्चुअल में नहीं हो रहा होता, उस टाइम लगता है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, और जब एक्चुअल में मूवमेंट हो रहा होता है तो उस टाइम लगता है आपका काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। क्लियर।